आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंस्ट्रक्शन। किसके बारे में? हमारी एनाटॉमी के बारे में और हमारी बॉडी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, ह्यूमन बॉडी किस तरीके से बनती है, उन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, ह्यूमन बीइंग आर arguably the most complex organism on this planet। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो इस प्लेनेट पर एक अपन कह सकते हैं विचित्र। विचित्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम बने ना, वो बॉडी के सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है। आप लोग आगे आगे पढ़ेंगे ना, आप लोगों को खुद को महसूस होगा कि किस तरीके से बॉडी की पूरी डिजाइन होती है अंदर से, है ना। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ में मिला है, ठीक है। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पार्ट, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे राइबोसोम है, नहीं देख सकते उसको। अगर हम देखना चाहें तो राइबोसोम को नहीं देख सकते। तो बहुत सारे टीनी वसल्स होती है, टीनी ऑर्गन होते हैं, बहुत बारीक बारीक ऑर्गन होते हैं, ईच विथ इट ऑन आइडेंटिटी, और उनके खुद के पहचान होती है। और वो पहचान किसकी वजह से होती है? उनके काम की वजह से, वर्किंग टुगेदर। और वो दूसरी चीज, वो सब मिलकर काम करते हैं। हमारे जितने भी सिस्टम है ना बॉडी के अंदर, वो सब सिस्टम एक दूसरे से इंटरलॉक है। क्या है? इंटरलॉक। आप देखना, जुकाम लगी, सर दर्द क्यों होता है? मान लो जुकाम लगी, बॉडी पेन क्यों होता है? क्योंकि जो जुकाम लगती है वो हमारे रेस्पिरेटरी वे से रिलेटेड है, बट उसका इफेक्ट हमारे सीएनएस या ब्रेन तक रहता है। इसके अलावा उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी, है ना। तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है। और नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज मैनर। देखो, बॉडी के अंदर एक सेल है, सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेल्स है? 8 से 9, है ना। वो सब के सब इस तरीके से डिजाइन रहते हैं, एक मैनर के रूप में डिजाइन होते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर केवल 10 या 5 या 4 सेल तो नहीं होती, कितनी होती है? मिलियन में, है ना। अब मिलियन ऑफ सेल्स होगी तो उनका वेल अरेंजमेंट भी जरूरी है। इसलिए वो कैसे अरेंज होती है? एक मैनर के अंदर। The human body is a single structure, but it made up of million of smallest structure of 4 major kind। और जो 4 बड़े मेजर काइंड है, उनके अंदर बहुत सारी मेजर यूनिट इन्वॉल्व है, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। अगर मैं कहूँ कि मान लो एक सेल, तो ये केवल एक सेल है। अब इसके साथ एक और सेल, फिर एक और सेल, फिर एक और सेल, फिर एक और सेल, एक और, फिर एक और, फिर एक और, मतलब एक रो बना दी इन्होंने। क्या बनाई? एक रो, लाइन बना दी, है ना। यहाँ पर ये एक केविटी का रूप ले लिया इन्होंने। क्या किया? केविटी का, है ना। अगर एक ही सेल एक फ्लैट अरेंजमेंट के अंदर होती है ना, जैसे फ्लोर, हमारी ये टाइल्स है ना, ये टाइल्स एक ही अरेंजमेंट के अंदर है, तो ये क्या बना रही है? फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब केविटी। बॉडी के अंदर केविटी होती है, क्रेनियल केविटी, थोरेसिक केविटी, एब्डोमिनल केविटी, पेल्विक केविटी, है ना। ये 4 केविटी मेजर केविटी है ना। बट बनी किससे है? बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जुड़ कर एक बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और जुड़ने की जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? सबसे अगर स्मॉल की बात करें तो होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस। आयंस मिलकर एटम से जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। बताया था मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गेनल्स, सेल के ऑर्गेनल्स, और सेल के ऑर्गेनल्स आपस में मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। सेल हमारी बॉडी की, ध्यान देना, सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑर्गन के अंदर, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके जो खास पॉइंट है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। क्या है? स्ट्रक्चरल, एक तो आकार वाली है, दूसरा फंक्शनल, काम भी कौन करती है? यही। देखो जनरली अपन अगर देखें ना, तो
अपन एक इंस्टीट्यूट के अंदर चलते हैं, चलो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर डायरेक्टर सर का क्या काम है, गाइड करना। प्रिंसिपल सर का क्या काम है, गाइड करना। लेक्चरर प्रोफेसर का क्या काम है, गाइड करना। ट्यूटर का क्या काम है, वर्क करना, है ना। तो मेन इनमें से वर्किंग करने वाले कौन है, तो ये वाले पार्ट, है ना। इसी प्रकार से पॉलिटिक्स में अपन देखें तो पॉलिटिक्स में भी इसी प्रकार से होता है, पीएम गाइडर, सीएम गाइडर, एमपी गाइडर, एमएलए गाइडर, काम करने वाला सरपंच। ये इनको ऑर्डर देता है, ये इनको देता है, ये इनके पास और ये इनके पास, मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वर्किंग बढ़ती है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सिस्टम, सिस्टम के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद सेल्स, मतलब काम करने वाली सेल्स। काम करने वाली कौन होती है, ठीक ठीक ठीक, तो काम करने वाली कौन है, सेल्स। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑन बॉडी। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है, यही यूनिट है, ठीक है। सेल हैव लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज एज ए सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर। दूसरी चीज, ये एक लिविंग सेल्स कहलाती है, एक लिविंग मटेरियल को रखती है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। साइटोसोल, ऑर्गेनेल, साइटोसोल के अंदर प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तभी तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स इसके अंदर राइबोसोम, लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, इसके अलावा, है ना। तो इतने सारे ऑर्गेनल्स आते हैं, इतने सारा साइटोसोल है। सो सब मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं या लिविंग सेल्स का निर्माण करते हैं। यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन मेंटेन लाइफ एंड रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। देखो सेल एक रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब सेल, सेल का निर्माण करती है। किसका करती है, सेल, सेल का निर्माण। आपने माइटोकॉन्ड्रिया, वो सॉरी माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा, अर्धसूत्री और समसूत्री। एक सेल से दो सेल्स बनती है ना। सो 2 से 4 बनेगी, मतलब एक हिरच्ची का निर्माण करेगी, है ना। सो रिप्रोड्यूस मतलब सेल क्या करती है, अपने ऑर्गेनेल्स को बढ़ाती है, ये अपने सेल्स के डिवीजन को करा के अपनी सेल की क्वांटिटी में बढ़ोतरी करती है, ठीक है। सो रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। और कभी जैसे ये स्ट्रक्चर इनमें चेंज होती है ना, तो इनके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब मॉडिफाइड होकर चेंज होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड मतलब पुराना डीएनए है, नए में चेंज हो जाएगा, है ना। पुरानी प्रोटीन है, नई प्रोटीन में चेंज हो जाएगी। सेल जब डिवाइडेशन करेगी उसके पहले बड़ी हो जाएगी साइज में, फिर डिवाइडेशन करेगी, है ना। तो ऐसा भी होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। द ह्यूमन बॉडी विच इज मेड अप ऑफ न्यूमेरियस सेल्स बीइंग एज ए सिंगल न्यूली फर्टिलाइज सेल। और यही वो बात है अभी जो मैंने बताई थी कि एक सेल बड़ी होगी, बाद में 2 भागों में डिवाइडेड हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको केवल इतना याद रखना है, ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। और टिश्यू किसको बोलते हैं, एक जैसा काम करने वाली स्ट्रक्चर, एक जैसा काम करने वाली सेल का ग्रुप क्या है, एक जैसा काम करने वाली सेल का ग्रुप, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू आर समवट मोर कॉम्प्लेक्स यूनिट देन सेल। सेल क्या है, सिंगल, ठीक है। टिश्यू क्या है, मल्टीपल। सेल्स क्या है, सिंगल, और टिश्यू क्या है, मल्टीपल, मतलब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण कर रही है। देखो यहाँ पर लिखा है हमने ग्रुप ऑफ सेल्स नॉन एज, ठीक है। सो बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण कर रही है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई। अगर एक होती तो सिंगल स्ट्रक्चर मतलब सिंपल स्ट्रक्चर होती, है ना। बाय डिफाइन ए टिश्यू इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए ग्रेट मेनी सिमिलर सेल। और मैंने आपको ये बताया था, एक जैसा काम करने वाली,
है ना, बहुत सारी सिमिलर वर्क करने वाली सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है। अब अलग अलग काम करने वाली अलग अलग सेल्स हो सकती है, कुछ सिक्रेशन करने वाली होती है, कुछ अब्जॉर्ब करने वाली होती है ना, तो अलग अलग काम करने वाली सेल्स का एक ग्रुप हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। With varying amount and kind of non-living intracellular substance between them, और ये क्या करते हैं, जो लिविंग मैटर के अंदर जो भी कंटेन होता है उस कंटेन का ट्रांसमिशन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सेल टू सेल, और हो सकता है सेल टू वेसल्स। तो ये एक क्या हुआ, कम्युनिकेशन का मेथड। सो काइंड ऑफ नॉन लिविंग इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस बिटवीन देम, और इन जो सेल्स होती है इन सेल्स को सेपरेट करने के लिए एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के नाम से भी बोलते हैं। भाई सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड है, इंट्रा, सेल के बाहर कौन सा है, एक्स्ट्रा, है ना। तो एक होता है इंटरस्टिशियल जो इनके ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन बनाए रखता है। ये फ्लूइड बाहर है, इसका कारण क्या है कि सेल्स कैसी है, सेफ, सेल कैसी होगी, सेफ। अगर फ्लूइड बाहर नहीं होता तो सेल सेफ नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर हम टिश्यू के अंदर ये चीजें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन क्या है, एक ऑर्गन का निर्माण कब होता है, तो ऑर्गन का निर्माण होता है जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू आकर मिलते हैं, जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू आकर मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। जैसे ऑर्गेनेल्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक उदाहरण भी रखा है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू नॉन एज ऑर्गन्स, ऑर्गन किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे टिश्यू होंगे, ठीक है, उन टिश्यू का एक ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन। ऑर्गन आर मोर कॉम्प्लेक्स यूनिट देन टिश्यू। अब जैसे जैसे हम बड़ी स्ट्रक्चर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आती जाएगी। सेल कॉम्प्लेक्स नहीं थी पर सेल से टिश्यू कॉम्प्लेक्स था, और टिश्यू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था किसकी तुलना में, ऑर्गन की। ऑर्गन टिश्यू की तुलना में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एन ऑर्गन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, अलग अलग टिश्यू, है ना, बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यू आप आकर मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, अलग अलग टिश्यू का एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर एएनएम भी है, जीएनएम भी है, बीएससी नर्सिंग भी है। मतलब एक टिश्यू मान लो एएनएम को, एक बीएससी नर्सिंग को, एक बीपीटी को, एक ओटी टेक्नीशियन को। सो ये सब आपस में आकर मिलकर क्या बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन, ठीक है। सो हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग टिश्यू आकर मिलेंगे तो एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। सो अरेंज दैट टुगेदर, ये सब आपस में एक साथ मिले होते हैं। दे कैन परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, और सब मिलकर एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अगर स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में देखो HCl का सिक्रीशन होता है, एसिड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए काम आता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है, HCl तो हो ही गया, इसके अलावा अदर्स, है ना। इसके अलावा म्यूकस का सिक्रेशन होता है ना, जो उसके अंदर इंजुरी से बचाता है। तो इस प्रकार से जैसे स्टोमक एक बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना है, उसी प्रकार से सभी ऑर्गन अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर, अलग अलग टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल एंड नर्व टिश्यू, ये चारों प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना है। मसल्स, तो हमारे जो स्टोमक के अंदर मसल्स पाई जाती है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ले जाने वाले, है ना। तो इन प्रकार के टिश्यूओं का कॉम्बिनेशन होता है। मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म इट वॉल एंड एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म ए लाइनिंग। जो मसल्स होती है और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, किसके लिए कि जो स्टोमक है उसकी एक बाउंड्री को फिक्स करने के लिए। भाई किसके लिए बनाते हैं, स्टोमक की एक बाउंड्री को फिक्स करने के लिए। और जो
एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू है, वाल बना रहे हैं, नर्वस टिश्यू क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते हैं ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन, स्टमक टू ब्रेन और ब्रेन टू स्टमक, है ना। तो इस प्रकार से चारों टिश्यू मिलकर वर्क करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं वर्क टुगेदर, कंबाइनली फॉर्म एंड वर्क टुगेदर कॉल्ड ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम। सिस्टम हमारी बॉडी का मेजर पार्ट होता है, और टोटल जो सिस्टम होते हैं वो टोटल सिस्टम सब एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं। तो यहाँ पर भी अपन वही वर्ड यूज करेंगे कि सिस्टम इज द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन ऑर्गन। हम एक तो ऑर्गन की स्टडी करेंगे, ऑर्गन से केवल एक है। सिस्टम ऑर्गन के बहुत सारे ऑर्गन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ए सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरिंग नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन होते हैं वो सब अलग अलग काम करने वाले होते हैं। जैसे हमारे मुंह के अंदर पहला ऑर्गन है ओरल कैविटी, है ना। ओरल कैविटी के अलग अलग काम है। पहली चीज हमारे ये चिक है, ये खाने को इधर से उधर निकलने से रोकते हैं। एंट्रेंस है, पर इधर से एक्सट्रेंस को रोकते हैं। तो चिक का अलग काम हुआ। हमारे जो टीथ है उनका काम क्या है, उनका काम है मास्टिकेशन, चबाने की प्रोसेस को बनाना, तो उसके लिए अलग काम है। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। सो 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है, उनका काम क्या है, उनका काम है सलाइवा का सिक्रीशन करना, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना। इसके अलावा इसोफेगस का अलग काम है, स्टोमक का अलग काम है, इंटेस्टाइन का अलग काम है, रेक्टम का अलग काम है, सबके अलग अलग डेडिकेटेड काम होते हैं। सो ऑर्गन के अलग काम होते हैं और पूरा सिस्टम मिलकर अलग काम करता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन का एक ग्रुप है, सिस्टम क्या है, बहुत सारे ऑर्गन का एक ग्रुप है। किसी एक काम को करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। So organ so arrange that together they can perform a complex function for the body। और जो सिस्टम काम करता है ना, वो काम कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स वर्क होता है। कॉम्प्लेक्स सबका मिली जुली भगत, बोलते हैं कि कोई अगर काम कर रहा है, कोई अगर प्रोग्राम कर रहा है, तो केवल एक व्यक्ति प्रोग्राम नहीं कर रहा, एक व्यक्ति के साथ में कितने बंदे जुड़े हैं, वो सब उसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं और पार्टिसिपेशन करके उस काम को परफेक्शन देते हैं। तो वो क्या है, वो एक सिस्टम है कि हाँ, इस सिस्टम के जरिए ये हमने बना दिया पूरा सिस्टम। ये सिस्टम मिलकर एक काम को परफेक्टली पूरा कर रहा है, ठीक है। सो 10 मेजर सिस्टम, 10 हमारे मेजर सिस्टम होते हैं, और उनके नाम क्या क्या होते हैं। सो पहला नाम है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के अंदर टोटल हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, बोन के बारे में। जो स्केलेटन सिस्टम है ये किसके बारे में स्टडी करेंगे हम इसके अंदर, बोन। बोन मतलब हमारी बॉडी का प्रारूप देने वाला होता है बोन। अगर बोन नहीं होती तो क्या हम इस तरीके से बैठ सकते थे, नहीं। खड़े हो सकते, नहीं, है ना। लेटे भी नहीं रह सकते, है ना। पता चले जो जैसे कपड़े अपन सुखा देना, उस तरीके से हमारी बॉडी होती, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम हमारा एक प्रारूप बनाता है। मस्कुलर सिस्टम उस प्रारूप के अंदर डिजाइन देता है। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, पूरी जो बोन होती है उनको मसल्स से कवर करता है, मतलब इस प्रारूप को डिजाइन देने का काम होता है, वो होता है मसल्स का। और इनके अंदर एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम होता है, वो होता है नर्वस सिस्टम। मतलब किससे रिलेटेड है, नर्व से। नर्व का मतलब ब्रेन के साथ में। ब्रेन क्या है, सीपीयू ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सीपीयू। और बॉडी इसके दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन को स्थापित करता है, वो करता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे हार्मोन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, हार्मोन से, ठीक है। और ये अपने सीक्रेशन करता है, और वो सीक्रेशन हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रोसेसिंग के अंदर काम आता है, ठीक है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये हमारी बॉडी का वाटर पंपिंग मशीन है। कौन सी है, वाटर पंपिंग मशीन, वाटर पंपिंग
मशीन। वाटर पंपिंग मशीन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे घर के अंदर पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए एक मशीन होती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी एक वाटर पंपिंग मशीन होती है। और वो वाटर पंपिंग मशीन क्या करती है? तो वो ब्लड का सर्कुलेशन बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ठीक है। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे मोटर के बारे में, पानी वाली मोटर, घर के उदाहरण है ना, हम घर में क्या यूज कर रहे हैं। तो हमारे ब्लड को सर्कुलेशन टोटली हार्ट वाले पार्ट में, जो कार्डियोवास्कुलर में आएगा। यहाँ पर कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो का मतलब क्या है? हार्ट। और वस्कुलर का मतलब होता है सर्कुलेशन से रिलेटेड। वस्कुलर वसल्स, वस्कुलर वसल्स है ना, तो वस्कुलर वसल्स, तो वसल्स क्या काम करती है? सर्कुलेशन से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट है लिम्फेटिक। अब हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम तो है, इन सिस्टम को सेफ रखने वाला भी कोई होना चाहिए। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये किससे रिलेटेड होता है? इम्यून डिफेंस से, इम्यून या डिफेंस से रिलेटेड। इम्यूनिटी पावर मतलब ये क्या करेगा? ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जबरदस्ती घुस आया है तो उसको मारने का काम करेगा। अब हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हम जो खाना खा रहे हैं वो 100% हाइजेनिक कंडीशन में, 100% नहीं होता। वो 70% भी हाइजेनिक नहीं होता, उसके अंदर 30% भी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? खा जाते हैं। अगर खा गए तो हमारी बॉडी के अंदर कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसको हैंडल कर ले। तो पहला है स्टमक, जैसे ही जाकर गिरेंगे एसिड में सब जल जाएंगे, ठीक है। अगर जले नहीं तो दूसरा पॉइंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो आकर उस पर अटैक करके फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए मार देगा। तो ये हुए हमारे 6 सिस्टम। आगे बढ़ते हैं 7वें सिस्टम की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है और वो सेल कैसी है? लिविंग। बट इसको लिविंग रखने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो उस ऑक्सीजन को लाने का सारा काम होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता तो सेल्स के कैसी होती? डेथ, है ना। सो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होगा? सेल को लिविंग रखना, सेल को जीवित कंडीशन में बनाए रखना। इसके अलावा अब हमने एक बॉडी का पूरा निर्माण कर दिया। बॉडी के निर्माण के बाद में कुछ ऐसे सोर्सेज भी चाहिए जो उस बॉडी को चलाने के लिए काम आए। मतलब मोटरसाइकिल है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पेट्रोल, है ना। कार है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डीजल। और वो कार में डीजल और मोटरसाइकिल में पेट्रोल किससे मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। मतलब हमारी बॉडी के अंदर वो पेट्रोल और वो डीजल कहाँ से आएगा? तो वो आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। मतलब ये कौन होता है? ये वो होता है जहां से एनर्जी का सोर्सेस बनते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेशन फूड का, जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन इसके अंदर होगा, ठीक है। अब जब खाना भी खा चुके तो बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर बनते हैं और उन टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना भी उतना जरूरी है जितना जरूरी हमारी बॉडी को लिविंग रहना या जीवित रहना जरूरी है, ठीक है। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है वो? टॉक्सिक मटेरियल। और टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज करेंगे वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम से हम यूरिन का पास आउट करते हैं, यूरिन को रिमूव करते हैं। और यूरिन क्या है? हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट। इस वेस्ट प्रोडक्ट को अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारी बॉडी को ही डैमेज कर देगा, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल ऑर्गन, है ना। इसके अलावा फीमेल ऑर्गन, यूट्रस, वेजाइना, पेनिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरिथ्रा, इन सब की स्टडी हम करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो ये सिस्टम भी रिक्वायर है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर टोटल 10 सिस्टम है जो खास है, ठीक है।
और सबके सब सिस्टम एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं। मतलब इंटरलॉक का मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट पहुंचेगा। जैसे मान लो आप लोगों ने अस्थमा देखा होगा कि किसी पेशेंट को अस्थमा हुआ तो उसको भूख नहीं लगेगी, हो सकता है। एम्फाइमा हुआ है, भूख नहीं लगेगी। टीबी का कोई पेशेंट है तो भूख नहीं लगेगी, अगर खाना खा भी लिया है तो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मतलब ये जुड़ा है तभी तो इसके अंदर इतना फर्क पड़ रहा है। अगर जुड़ा नहीं होता तो फर्क कैसे पड़ता। ठीक है, तो ये एक बेसिक पॉइंट हो गया इसका। सो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को समझ में आया।